Today we will discuss about new conservatism in Europe. Conservatism is a thinking in which people try to impose the old system on the society. You have learnt about conservative. You have heard two words, conservative and modern. They are the opposite words. It means the person who oppose modernism is known as conservative, and his ideology in simple words is known as conservatism. तो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना कंजर्वेटिज्म कहलाया। लेकिन ये कंजर्वेटिज्म क्यों आया, क्या चेंजेस आ गए थे यूरोप में, ये हमें देखना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे नेपोलियन की ही। नेपोलियन के विषय में हम पहले बता चुके हैं। मैंने बताया नेपोलियन ने 40 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सारे युद्ध लास्ट के 2 छोड़कर उसने जीते। लिप्जिंग में हारा था और वाटरलू में हारा था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। तो 1810 तक जो यूरोप के हालात थे वो किस तरीके से उसने चेंज किए थे, कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, हम इस मैप में उसको देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 4 कलर दिखाई दे रहे हैं इस मैप में आपको। रेड और इससे मिलता हुआ है, देखिए स्पेन वाला एरिया, फ्रांस वाला एरिया, ये येलो कलर दिखाई दे रहा है और हल्का सा पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ये जो चारों कलर है पूरा एरिया नेपोलियन का है। या तो यहाँ इस एरिया पर वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या अपने सब जो सबऑर्डिनेट थे उनके जरिए वर्क कर रहा था। तो देखिए कितना बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित कर लिया था। जब 1815 में ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू by the combined forces of Austria, Prussia, Russia and Britain. Then the 4 powers decided to take the part from France which was annexed to France by Napoleon. जो हिस्सा नेपोलियन ने जोड़ लिया था फ्रांस में, उसको फिर इन कंबाइंड फोर्सेस के जो लीडर्स थे उन्होंने उससे लिया। और ये किस तरीके से लिया गया इसको जानने के लिए हम देखेंगे एक नई पॉलिसी उन्होंने बनाई जिसे बोला गया अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये न्यू वर्ड्स में आपकी बुक में कंजर्वेटिज्म दे रखा है, देखिए इसको समझिए। अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेज। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसी राजनीतिक फिलॉसफी जो इस बात पर स्ट्रेस करती थी, प्रेशर देती थी कि जो पुराने परंपराएं हैं, जो पहले से स्थापित इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उन्हीं के आधार पर शासन चले, यानी कि मोनार्की हो और राजा के पास सारी सत्ता हो। और ये धीरे धीरे परिवर्तन को पसंद करती थी, ना कि क्रांतिकारियों की तरह तेजी से परिवर्तन को। तो ये सोच विकसित हुई आफ्टर 1815। और हुआ क्या, जब नेपोलियन युद्ध हार गया तो उसके बाद में जो जीती हुई शक्तियां थीं, जो मैंने अभी बताया आपको, रसिया थी, प्रुसिया थी, ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया थी, इनके जो डेलीगेट्स थे और लीडर्स थे उन्होंने एक मीटिंग की। ये फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग थी जिसे बोला गया कांग्रेस ऑफ वियना। वियना की कांग्रेस। वियना इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। तो दैट मीटिंग वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रिया। उसको होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रिया ने किया। एंड द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मेटरनिक चेयर्ड द मीटिंग। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? ड्यूक मेटरनिक ने। अब इस मीटिंग में क्या हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, प्रुसिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich.
मैंने भी बताया आपको, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक मीटिंग करी जीते हुए राज्यों के, कहाँ पर, वियना में। और इस मीटिंग को, कांग्रेस मीन्स होता है मीटिंग, इस मीटिंग को होस्ट किसने किया, ड्यू मैटरनिक ने, जो कि चांसलर था ऑस्ट्रिया का। अब इसमें उन्होंने क्या किया, आपने अभी मैप देखा कि नेपोलियन ने क्या करा, पूरे लगभग यूरोप के बहुत बड़े पार्ट पर कब्जा कर लिया। अब वो जो कब्जा किया हुआ है उस पार्ट को फ्रांस से लिया जाएगा और इन तीनों पावर्स में बांटा जाएगा। ये सेटलमेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस ऑफ वियना पर या ट्रीटी ऑफ वियना, विच वर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। तो हम समझते हैं हम ये ट्रीटी ऑफ वियना थी क्या। बहुत इजी है, देखिए पिक्चर मैंने दिया है कि कांग्रेस ऑफ वियना, इसमें मीटिंग चल रही है और जो डेलीगेट्स हैं ये चारों स्टेट्स के हैं जो इस युद्ध को जीते थे, वाटरलू के युद्ध को जीतने के बाद में ये मीटिंग हुई थी। अब इसमें मीटिंग में हुआ क्या, देखें। सबसे पहले स्वीडिश पोमेरानिया, ये एक स्टेट था स्वीडिश पोमेरानिया, इसको जो कि वेस्टर्न फ्रंटियर पर पड़ता था पर्सिया के, वो पर्सिया को दे दिया गया। एंड 60% पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ सैक्सोनी वाज ऑल्सो गिवन टू पर्सिया। ये स्वीडिश पोमेरानिया के अलावा 60% जो सैक्सोनी वाला एरिया था, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, वो भी किसको दे दिया गया, पर्सिया को दे दिया गया। इस पर पहले कब्जा फ्रांस का था, यानी नेपोलियन का था। अब ये पोमेरानिया जो वर्ड है आपको सुना सा लग रहा होगा, बिल्कुल। एक पोमेरेनियन डॉग आता है, आपके घरों में हो सकता है पल रहा हो, वो वाइट कलर का छोटा सा जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो पोमेरेनियन डॉग पोमेरानिया में ही मिलते हैं। ये स्वीडिश पोमेरानिया के मूल निवासी हैं वो, और यहीं से उसका नाम आया है पोमेरेनियन डॉग जो है। खैर ये तो मैं आपको लिंक करके बताया। तो फर्स्ट क्या हुआ इस मीटिंग में कांग्रेस ऑफ वियना में, द स्वीडिश पोमेरानिया एंड 60% ऑफ द किंगडम ऑफ सैक्सोनी वर गिवन टू पर्सिया। अब देखिए पर्सिया को हिस्सा मिल गया। वेनिस एंड मच ऑफ द नॉर्दर्न इटली वर गिवन टू ऑस्ट्रिया। वेनिस वाला एरिया और जो नॉर्दर्न इटली का एरिया था ये दे दिया गया किसको, ऑस्ट्रिया को। अ पार्ट ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू रसिया। अब देखिए तीनों जीते हैं, ये तीनों शक्तियों को कुछ कुछ मिला है। अब आगे देखें, जेनोआ एडिड टू पीडमोंट। जेनोआ एक सिटी है इटली का, उसको पीडमोंट में मिला दिया गया। ये सर्डिनिया पीडमोंट पहले इटली का एक बहुत बड़ा इटालियन जो लैंग्वेज बोले स्टेट थे उनका सबसे बड़ा स्टेट था, तो उसमें इस सिटी को मिला दिया गया। बाद में अगले एपिसोड में हम आपको चर्चा करेंगे जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, जब सर्डेनिया पीडमोंट के विषय में हम आपको बताएंगे। आपको पता है नेपोलियन ने, मैं पहले बता चुका हूँ, जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे उनका एक कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, उसको अनटच छोड़ा गया, उसको अलग अलग तोड़ा नहीं गया, बिल्कुल वैसा ही छोड़ दिया गया और उसको ऑस्ट्रिया के अंडर में ही, प्रभाव में ही दे दिया। थे तो स्वतंत्र, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल जो सुप्रीम पावर थी वो ऑस्ट्रिया बना दी। द बार्बन डायनेस्टी रेस्टोर टू द पावर, और फ्रांस में फिर से बार्बन डायनेस्टी को सत्ता दे दी गई और लुईस 18 को किंग बना दिया गया फ्रांस का। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड सेटअप इन नॉर्थ, और एक नीदरलैंड नाम का राज्य फ्रांस के नॉर्थ एरिया में बनाया गया, जिसमें बेल्जियम वाला पार्ट भी शामिल था, जिससे कि फ्यूचर में फ्रांस नॉर्थ की तरफ एक्सपेंड ना कर सके। ये ऐसी व्यवस्था इन्होंने की। अब ये देखिएगा चारों देश जीते हैं, इसमें 3 की भूमिका ज़्यादा है, तीनों में इन्होंने फ्रांस के हिस्से को बांट लिया, क्योंकि ये इलाका जीता गया था इसी तरफ से, इसलिए इसको पूरी तरीके से इन्होंने बांट लिया। और इन्होंने एक काम और किया, क्या किया, फिर से मोनार्की स्थापित कर दी उन एरियाज में, ऑटोक्रेटिक मोनार्की, निरंकुश राजतंत्र। और ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की स्थापित हुई 1815 में, इन्होंने क्या करा, फिर से वही पहली तरह से जैसे शासन चलता था निरंकुश राजाओं का वैसा चलाना शुरू किया। प्रेस को कंट्रोल कर दिया, सेंसरशिप लगा दी,
जो भी कोई बोलता राजाओं के खिलाफ उनको सजा देने का प्रावधान हो गया। और हमने जो पढ़ा लिबरल थिंकिंग, इसको पूरी तरह से दबाया गया। फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो भी बातें थीं वो अखबारों में नहीं छपती थीं, यानी उसको क्रांति को पूरी तरह से विचारों को भी दबाने का प्रयास किया गया। अखबार में कुछ भी छपना होता था, किताब में छपना होता था, कोई नाटक होना होता था, उन सबको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी रिलीज करने से पहले। तो ये कोशिश की गई लिबरलिज्म की थिंकिंग को पूर्णतः दबा दिया जाए। बच्चों, आप जानते हैं जब किसी चीज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है ज़बरदस्ती, तो क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। जो लिबरल्स को दबाने का प्रयास हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो फीलिंग्स थी उनको दबाने का प्रयास हो रहा था, तो धीरे धीरे कर कर जो एक संगठन होने लगे, लोग संगठित होने लगे और रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी आने लगे सामने। इन क्रांतिकारियों ने छुपकर गवर्नमेंट से बहुत सारी संगठन बनाए जिन्हें सीक्रेट सोसाइटीज़ बोला गया, और इन्होंने सबने अपने यहाँ से राजतंत्र हटाने के लिए और फिर से डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू किया। खैर, इसके विषय में हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। अब हम देख लेते हैं, देखिएगा मैप से समझ लें जरा कि किस प्रकार से, अभी देखा था आपने कितना बड़ा तैयार हो गया था मैप फ्रांस का। आप देख लीजिए कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या करा, फ्रांस का पार्ट जरा सा रह गया, ये पूरी जो लाइन खींची है सारा हिस्सा फ्रांस से ले लिया गया। देखिएगा ग्रीन वाला ये जो है सैक्सोनी वाला एरिया है, ये प्रोसिया को दे दिया गया। नया आप देखिएगा यहाँ पर नॉर्थ में एक नया नीदरलैंड राज्य बना दिया गया है, और जिनेवा जो सिटी है आप देखिए एरो लगा हुआ है, वो पेडीमोंट में जोड़ दिया गया है, सेडेनिया पेडीमोंट में जोड़ दिया गया है। और आप देखिएगा कितना सा कर दिया गया फ्रांस को, सारा हिस्सा इन्होंने फ्रांस से ले लिया और फिर से रिकंस्ट्रक्ट हुआ ये पूरा यूरोप। देखिए स्पेन भी खाली हो गया और फ्रांस जरा सा फिर से रह गया। खैर, द मेन इंटेंशन वाज टू रेस्टोर द मोनार्कीज एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर इन यूरोप। जो मेन इंटेंशन था इस ऑस्ट्रिया कांग्रेस का या वियना कांग्रेस का या मेटरनिक सिस्टम का, वो क्या था कि फिर से निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो जाएं, और उन्होंने फिर से राजतंत्र स्थापित किए। और इन राजतंत्र के स्थापित होने के बाद फिर एक फेज आया जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी पीरियड, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे।